आज की हमारी जो क्लास है हमारा टॉपिक है फंक्शंस। सही है। हमने एरे पढ़ा था अभी। एरे के अंदर हमने फंक्शंस को पढ़ा था कि फंक्शंस क्या होते हैं क्या नहीं, लेकिन मैं उतना डेप्थ के अंदर नहीं गया था फंक्शन में। बस मैंने ऊपर ऊपर से आपको बताया था क्योंकि मैंने कहा था कि आगे इसका एक पूरा टॉपिक है हमारे पास, हम वहाँ पे इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। स्टार्ट करते हुए सबसे पहले तो बात ही करते हैं। चलो पहले मैं एक फाइल बनाता हूँ इंडेक्स और HTML की। उसके अंदर हम यहाँ पे आके एक जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करते हैं। अच्छा, इंडेक्स वजह बनी नहीं है, क्रिएट कर देना भाई। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, ये चेक करना है हमें कि लिंक हुई है या नहीं हुई है। दिख रहा है सबको? अच्छा जी, फाइल तो लिंक हो गई है। अब मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। सही है इतना जूम? लास्ट बेंच सही है। बस भाई मेरे पास जगह ही नहीं है स्क्रीन पे, कहाँ जूम लिखूंगा कहाँ मैं। आगे आ जाओ ना, ये आगे सीट खाली है, इधर आ जाओ तुम आगे आ जाओ। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि फंक्शंस की ज़रूरत क्यों पेश आई। फंक्शंस की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, सबसे पहले तो ये समझते हैं। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, फंक्शंस की हमें क्या ऐसी नीड पड़ गई, जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को इंट्रोड्यूस कर दिया हमने। जी, सवाल है मेरा आप में से किसी एक कोई अगर इसके को पता हो। भाई आपके ख्याल में फंक्शन अभी आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया ना, तो आपके ख्याल में क्या आपको लगता है कि यार ये क्यों इंट्रोड्यूस हुए होंगे जावास्क्रिप्ट में? रिड्यूस से क्या मुराद? कोड को रैप करने के लिए? तो टास्क फंक्शन के बगैर टास्क परफॉर्म नहीं होते क्या? मुझे ऐसा आंसर चाहिए कि मैं एक नॉन टेक्निकल इंसान हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता कोडिंग के बारे में, मुझे ऐसा आंसर चाहिए कि आप समझा सकें अपनी बात को एक ऐसे शख्स को जिसको कुछ नहीं पता कोडिंग का। तुम तो देखो ऐसे आंसर मत दिया करो, तुम फिर सही रिएक्ट से निकाला है कि तुम हमारे जब आंसरों का लेवल ये है कि तुम उल्टे सीधे आंसर करो, तुम रिएक्ट में सही निकालो तुम वहाँ से। रिडक्स? मुझे समझ नहीं आया रिडक्स का चले कैसे गए भाई। जी, लेकिन वो एटलीस्ट उसको पता नहीं तो वो जवाब भी सही से दे रहा है एटलीस्ट। देखें, फंक्शंस का क्या आपके पास रोल है जावास्क्रिप्ट में? फंक्शन आपके पास सिंपल इसलिए आए थे, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल एक टास्क दिया गया है कि आप जो है दो नंबर को प्लस करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 + 5 करना है, आपको आंसर देना है 10। ठीक है, मैंने इसके लिए क्या दो लाइन ऑफ कोड लिखूंगा। मैंने यहाँ लिखा भाई लेट मेरे पास जो है वो दो नंबर हैं, num1 है कोई 5, और एक मेरे पास लेट num2 है, उसके अंदर पड़ा हुआ है 5। मुझे इन दोनों को सम करना है, तो मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग num1 प्लस num2। सही है, आंसर आ जाएगा इसका, 10 आ गया। और ये 3 लाइन का कोड है। नहीं नहीं, अब सुन लो, 3 लाइन का कोड है ये। सही है। अब ये 3 लाइन का मुझे यहाँ पे मुझे किसी ने कहा कि भाई मुझे यहाँ पे ही काम करवाना है, मैंने करवा दिया। अब यही मुझे तो सम करवाना है, ये करवाना है मुझे एक और जगह। तो मैं क्या करूँगा, मैं भाई उस लाइन पर जाऊँगा, दोबारा से लिखूंगा कोड बैठ के, या अगर नहीं भी लिख रहा मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। सही है। लेकिन अगर मुझे ये तो 2 दफ़ा हो गया ना, अगर मुझे यही काम 200 मरतबा करना है फिर मैं क्या करूँगा? तो फिर क्या मैं 200 मरतबा ही काम करूँगा? लूप से इस तरह करूँगा काम। चलो इस तरह भी अगर कर लिया हमने, तो 200 दफ़ा लूप चलाओगे आप क्या, आपकी एप्लीकेशन की ऑप्टिमाइजेशन फिर कहाँ जाएगी? देखिए लूप जब चलता है ना, तो वो उतने दफ़ा कोड रीड कर रहा होता है, और जितनी दफ़ा कोड रीड होता है उतनी दफ़ा आपकी लोडिंग हो रही होती है। तो अगर आप 200 दफ़ा लूप चला रहे हो सिर्फ दो नंबर को प्लस करने के लिए, तो आपके तो समझे तबाह हो जाएगी वेबसाइट या आपकी जो भी एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, होगी नहीं होगी तबाह?
200 दफ़ा लूप चल रहा है, 200 दफ़ा, और चले 200 के अगर 2000 दफ़ा होता है फिर क्या होता? फंक्शंस इसलिए फिर इंट्रोड्यूस हुए थे कि भाई अगर आपने सेम काम करवाना है मल्टीपल टाइम, अगर आपने सेम काम मल्टीपल टाइम करवाना है और मल्टीपल प्लेस के ऊपर करवाना है, तो आप उस काम का जो कोड है, जैसे मुझे अगर यहाँ क्या काम करवाना है, मुझे 2 नंबर को प्लस करवाना है, ये जो 3 लाइन ऑफ कोड है, मुझे अगर ये काम मुझे अगर ये काम जो है वो 5 दफ़ा करवाना है, तो मैं इस सिंगल 3 लाइन ऑफ कोड को मल्टीपल 5 जगहों पे लिखूंगा जाके, सेम कोड को मैं सेम कोड को 5 डिफरेंट जगहों पे लिखूंगा अगर मुझे ये काम करवाना है। तो ये कोड डुप्लीकेशन हो गई, अननेसेसरी कोड लिख रहा हूँ बिला वजह में, सेम कोड दोबारा बार बार लिख के जा रहा हूँ, तो ये तो एक सही प्रैक्टिस नहीं हुई इसका मतलब। तो फंक्शन इसलिए इंट्रोड्यूस हुए थे कि आप क्या करें, आप जो भी आपका कोड है आप उसको एक फंक्शन के अंदर रख दें। अब जहां आपने उस कोड को यूटिलाइज करना है, आप दोबारा कोड नहीं लिखे बैठ गए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं करें, आप उस फंक्शन को उठा के वहां कॉल कर दें। सही है। अब इसके क्या फायदे हुए? सबसे पहला फायदा कोड रीयूजेबिलिटी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फंक्शन क्या है भाई? फंक्शन के जो बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? कोड को रीयूज करना, अपने सेम कोड को रीयूज करो बार बार, मुख्तलिफ जगह पे आपने बार बार कोड नहीं लिखो बैठ के, सेम लिखा हुआ कोड है उसको रीयूज करो। उसके बाद टू अवॉइड कोड डुप्लीकेशन, कोड डुप्लीकेशन को अवॉइड करना है आपने। फंक्शन क्या है भाई? लाइन्स ऑफ कोड प्लेस इन अ ब्लॉक, या इसको यूं कर लो, नहीं लूप अलग चीज़ है, बताता हूँ रुक जाओ, अभी मैं लिख लूँ पहले, लाइन ऑफ कोड प्लेस इन अ ब्लॉक वंस एंड यूटिलाइज मल्टीपल टाइम्स। सिंपल फंक्शन बस ये है कि आपने लाइन ऑफ कोड को एक ब्लॉक में रख दिया एक दफ़ा वंस, और उसको यूटिलाइज कर रहे हो मल्टीपल टाइम, ये फंक्शन है। हाँ, अब तुम्हारा सवाल। लूप का काम क्या होता है? आइट्रेशन परफॉर्म करवाना। फंक्शन पे आइट्रेशन नहीं हो रही, फंक्शन में क्या है? सेम कोड रीयूज हो रहा है लूप के अंदर। हम्म, वो ठीक है, लेकिन लूप बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइम तक आप उसको बता दो चलना है, इसको आप कोई बताओगे थोड़ी कि इस तरह करना है, ये तो बस सिंपल ये है कि आप इसको जहां जहां यूज कर देंगे, दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। लूप परफॉर्म किया जाता है आइट्रेशन करने के लिए, यानी कोई भी काम आपने मल्टीपल टाइम करवाना है, आप ये उसके लूप उसको एक लूप में रख दोगे। इसका क्या है कि आपने कोड को रीयूज करना है अपने, आपने जो भी काम करना है आपने उसको एक ब्लॉक में रखा, और उस ब्लॉक को आप मल्टीपल जगहों पे अपनी नीड के हिसाब से आप जितना चाहो यूज कर सकते हो। लूप का क्या है? वो तो आप बताओगे 10 दफ़ा 15 दफ़ा, ये क्या है? जहां आपने यूज करना है आपने दोबारा कोड नहीं लिखना बैठ के, आपने इसको उठाया यूज कर लिया, रीयूजेबिलिटी है, वो आइट्रेशन है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंस तकरीबन सिमिलर ही हो जाता है अगर आप सोचो, लेकिन फ़र्क है, लेकिन फिर वो रीयूजेबिलिटी है फंक्शन, और लूप आपके पास जो है वो आइट्रेशन है, मल्टीपल टाइम रिपीट करवाने को जो है आप आइट्रेशन कहते हैं। लिख लें इसको, फिर आगे चलते हैं जल्दी से। लिख लिया? अब मैं जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, मैं इसी एग्जांपल को पूरे एंड तक लेके जाऊंगा ताकि आपको इसी पर रहते हुए चीज़ें समझ में आए, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि शुरू में ना बहुत ही ईजी कोड रखूं ताकि कोड की कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़े, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, टॉपिक की कॉम्प्लेक्सिटी में आप जाओ, कोड की कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाओ। तो कोड आई थिंक ऐसा कोड है कि सबको समझ में आ रहा हो क्या हो रहा है इसके अंदर। कोई ऐसा बंदा जो बोले सर मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं इसके अंदर, आप कोड सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? बस सिंपल ये काम किया हुआ है, ठीक है। अच्छा भाई, अब सवाल है कि भाई फंक्शन पढ़ लिया, फंक्शन समझ में आ गया क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई फंक्शन? और उसके अंदर एक दफ़ा लिखते हैं, ठीक है, ये फंक्शन है। फंक्शन का जो है वो क्या पर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उससे फ़ायदा मिल सकता है हमें? तो इसे क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? कोड रीयूजेबिलिटी। और इसका दूसरा क्या है कि हमें जो है वो डुप्लीकेशन नहीं होती यहाँ पे, कोड डुप्लीकेशन को अवॉइड कर देता है यहाँ पे। कोड डुप्लीकेशन से पता है किसे कह रहा हूँ मैं?
डुप्लीकेशन है ना ये भी। हाँ डुप्लीकेशन है, तो उसी को तो अवॉइड कर रहे हैं हम फंक्शन के जरिए। हम कोड थोड़ी दोबारा पेश कर रहे हैं, हम वो बस फंक्शन को यूटिलाइज कर रहे हैं वहाँ जाके। हम्म। अब वो पीछे क्या कर रहा है, वही कोड कॉपी कर रहा है लाके क्या कर रहा है, वो हमारा मसला नहीं है। अभी हम फंक्शन के अंदर रह के भी उसको सोच रहे हैं। सही है। अच्छा अब सवाल ये भाई, फंक्शन जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं या कितने तरीके हैं फंक्शन बनाने के जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में टोटल 3 तरीके फंक्शन बनाने के। पहला तरीका, नाम बड़े इंपॉर्टेंट है सबके, टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तरीका जिसे हम कहते हैं फंक्शन इसको आई थिंक इसका एक दूसरा नाम भी होता है, पता नहीं यहाँ मेंशन है। हाँ सिंपल फंक्शन, सिंपल फंक्शन। दूसरा फंक्शन एक्सप्रेशन। तीसरा तरीका एरो या फ्लैट एरो फंक्शन, ये तरीका है। फिर यहीं से एक और चीज़ निकलती है, बल्कि चलो उसको छोड़ दें, अभी फिलहाल 3 पे रहते हैं। एनोनिमस फंक्शन, देखें वो कोई टाइप नहीं है। एनोनिमस फंक्शन किसे कहते हैं, वो फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो। अब वो फंक्शन इस टाइप से ही बना सकते हो आप, वो फंक्शन आप इस टाइप से ही बना सकते हो, वो फंक्शन आप इस टाइप से ही बना सकते हो। ये है फंक्शन बनाने के तरीके। कॉल बैक फंक्शन भी क्या होता है, एक फंक्शन ही होता है। अब उसको आप इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से बनाओ, ये कोई टाइप नहीं है कॉल बैक फंक्शन। मैं आपको बता रहा हूँ तरीके कि फंक्शन किन किन तरीकों से बना सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट में। अब अगर आपने बोला भाई एनोनिमस फंक्शन, अब एनोनिमस फंक्शन कोई तरीका थोड़ी है, वो एक ऐसा फंक्शन है जिसका कोई नाम नहीं होता। अब आप उसको चाहे सिंपल फंक्शन से रख के बनाओ, चाहे फंक्शन एक्सप्रेशन से बनाओ, चाहे एरो से बना दो, रहेगा एनोनिमस ही वो। ये 3 तरीके यही हैं फंक्शन को बनाने के। ठीक है, वन बाय वन समझते हैं जरा सबको। फंक्शन के 3 समझने के 3 स्टेप है। एक फंक्शन को चलाने के 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई स्टेप्स। सबसे पहला फंक्शन डिक्लेरेशन होती है, उसके बाद फंक्शन की बॉडी आ जाती है, उसके बाद फंक्शन कॉलिंग हो जाता है। घर जाके कोई कोड देखता है गिटहब पे जो पुश होता है, और 2 3 देखते हो कोड क्लास में, तुम ज्वाइन करने कोड क्या देख रहे होगे, क्या देखते हो, प्रेजेंटेशन। कोड की बात कर रहा हूँ मैं, गिटहब पे जो कोड पुश होता है। कर दिया भाई, कर दिया, कर दिया। हाँ ऑफिस में किया था। पढ़ लें सबको, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तीनों को। अभी रुक जाओ, अरे रुक तो जाओ भाई, अभी मुझे आगे तो बढ़ने दो, थोड़ा सा सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा सब्र करो जरा। ये 3 स्टेप है एक फंक्शन को बनाने के। मैंने क्या कहा, एक फंक्शन को बनाने के मतलब, अब फंक्शन आप चाहे इससे बना रहे हो, चाहे इस तरीके से बना रहे हो, चाहे इस तरीके से बना रहे हो, ये क्या है, तरीके हैं। और किसी भी तरीके से बनाओ फंक्शन, वो एक जो फंक्शन बनेगा उस फंक्शन को बनाने के ये 3 स्टेप्स हैं कि पहले फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है, फिर फंक्शन की बॉडी बनाई जाती है, फिर फंक्शन की कॉलिंग होती है। अभी लिखो नहीं, सुन लो, लिखोगे ना तो समझ नहीं पाओगे सही से। ये कोड गिटहब पे पुश हो जाएगा, चाहो आप घर जाके भी लिख सकते हो कोड देख के, लिखो नहीं अभी, पेन स्टॉप करके सिर्फ यहाँ समझ लो। लिखोगे ना तो आधी बात समझ में आएगी, आधी निकल जाएगी। लिखना है घर पे आके लिख लेना, कोड पुश हो जाएगा गिटहब पे। अभी सिर्फ समझो यहाँ पे देख के, ये बात समझ में आ रही है। फंक्शन बनाने कितने तरीके हैं, 3। कोई अगर आपसे पूछना तो ये मत बता देना कि फंक्शन बॉडी फंक्शन कॉलिंग, तरीके नहीं है, तरीके हैं ये, सिंपल फंक्शन, फंक्शन एक्सप्रेशन या एरो फंक्शन। अब आप जिस तरीके को यूज करके फंक्शन बनाओ, आपकी मर्जी है, जो भी फंक्शन आप बनाओगे जिस तरीके से भी,
उसको बनाने के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, दूसरा फंक्शन की बॉडी बनाते हैं, तीसरा उसको कॉल करते हैं। अब ये सब प्रैक्टिकली क्या होता है, थ्योरेटिकल समझ में आ गया आपको, अब प्रैक्टिकली समझते हैं कि भाई तीनों चीज़ें इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला कोई कोड है ना, मुझे चाहिए भाई ये इस कोड को मैं रीयूज़ कर सकूँ बार बार। सबसे पहले हम लोग तरीका देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा ये तो बता दूँ मैं, ये तो तरीका था आपका, ये आया था, ये ES5 का तरीका है, ओल्ड जावास्क्रिप्ट में हम इसको करते थे। ES6 जब आई तो ये 2 तरीके इंट्रोड्यूस हुए। बस सुनते रहे अभी और समझते रहे, अभी लिखे नहीं। अब हम पहला तरीका पढ़ने जा रहे हैं जो कि मेरे पास है सिंपल फंक्शन। सही है। अब सिंपल फंक्शन कैसे बनता है? सिंपल फंक्शन कैसे बनेगा? सबसे पहला स्टेप क्या है? फंक्शन डिक्लेरेशन के पहले फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है। डिक्लेयर बोले या इसको आप आसान जबान में समझने के लिए कह रहे हैं कि फंक्शन को इनिशियलाइज कर रहा हूं मैं, यानी फंक्शन की एक इनिशियलाइजेशन में कर रहा हूं। जैसे वेरिएबल इनिशियलाइज होता है, वेरिएबल डिक्लेयर होता है, वैसे फंक्शन भी डिक्लेयर होता है। पता है ना वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है? वेरिएबल को डिक्लेयर करना। तो यहाँ पहले डिक्लेयर करेंगे। अब डिक्लेयर करने अगर मैं सिंपल फंक्शन के थ्रू बना रहा हूँ फंक्शन, तो किस तरह की डिक्लेरेशन कैसे होती है? सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड आता है, उसके बाद फंक्शन का कोई नाम आता है। अगर आपकी फंक्शन बना रहा हो, कोई नाम से कॉल करोगे ना इसको, कोई नाम होना चाहिए उसका। जैसे मैं, और नाम होना चाहिए मीनिंगफुल। जैसे कि वेरिएबल नेम मीनिंगफुल रखते हो ना आपके, वो पता चलता पढ़ के कि भाई वेरिएबल है क्या, एज इसका नाम मीनिंगफुल होगा। मुझे 2 नंबर को सम करना है, तो मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम रख देता हूँ भाई सम नम, सम नम्स, नम को सम करेगा ये। ठीक है, फंक्शन का नाम हो गया। उसके बाद लगते हैं राउंड ब्रैकेट्स, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। ये फंक्शन की हो गई डिक्लेरेशन। ये क्या स्टेप है? डिक्लेरेशन। बॉडी है नहीं है, ये क्या चीज है भाई? डिक्लेरेशन। सही है, कोई मसला डिक्लेरेशन में? अब सेकंड आते हैं फंक्शन की बॉडी। इस ब्रैकेट के अंदर आप जो कुछ लिखोगे वो कहलाएगी इसकी फंक्शन की बॉडी। सही है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो बॉडी में आएगा, कर्ली ब्रैकेट्स बॉडी में नहीं आएंगे। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो आप कुछ लिखोगे उसकी बॉडी कहलाएगी। अब मेरे पास क्या कोड है भाई? ये वाला कोड है, मैंने इसको उठाया और यहाँ पे रख दिया। सही है, फंक्शन की बॉडी क्लियर हो गई। इनमें से कोई भी स्टेप अगर आपने मिस किया, आपका फंक्शन रिजल्ट प्रॉपर आंसर नहीं देगा, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, देखिए मेरे पास कुछ आ रहा है, कंसोल हुआ कुछ, मैंने कौन सा स्टेप मिस कर दिया? कॉलिंग। अब सवाल है फंक्शन कॉल कैसे करते हैं? कॉल करने का तरीका क्या होता है कि जो फंक्शन का नाम है, आप उस नाम को पकड़ो, जहां आपने फंक्शन कॉल करना है आप वहां आके इस फंक्शन का नाम लिखो और लगा दो राउंड ब्रैकेट्स। ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं, इट मीन्स कि फंक्शन कॉल हो रहा है, इसे कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। ये पहचान है फंक्शन कॉल की। अगर मैं सिर्फ यूं लिखूं ना, 2 तरीके हैं, इसे कहते हैं, बल्कि इसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी छोड़ दें। बस जब भी आपके पास इस तरीके से ब्रैकेट्स आपको दिख जाए, इट मीन्स का फंक्शन कॉल हुआ है। और अगर ब्रैकेट के आगे ये लग जाए तो क्या हुआ है? डिक्लेयर हुआ है। ये अगर राउंड ब्रैकेट्स के बाद 2 कर्ली ब्रैकेट्स भी आ गए, इट मीन्स कि पहचान है फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है। अगर सिर्फ राउंड ब्रैकेट, इट मीन्स कॉल हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे मैं इसको लिख भी देता हूँ भाई। ये पहचान है कि ये फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है और ये पहचाने के फंक्शन कॉल हो रहा है। ये सारी बातें समझनी है आपने कि फंक्शन जितने अच्छे आपके स्ट्रांग होंगे उतना अच्छा आप रिएक्ट पे काम करवाएंगे। रिएक्ट के अंदर सिर्फ हमें करना है ये फंक्शन बनाने हैं वहाँ पे, क्योंकि फंक्शनल हुक्स है वहाँ पे। हुक्स क्या है? फंक्शनल अप्रोच है, फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं सारे। तो जितने अच्छे आपके फंक्शन होंगे उतना अच्छा आप रिएक्ट में काम कर पाएंगे। फंक्शंस को बहुत स्ट्रांग करना है। कॉल हो गया फंक्शन, देखते हैं जरा आउटपुट आ गया 10। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? फंक्शन बनाना आ गया? बॉडी के बाहर कॉल होगा फंक्शन को, उसकी बॉडी से बाहर कॉल करना है। अब आपको भाई चारों के, मुझे 5 दफा सेम कोड रिपीट करना है। आप सिंपल जहां आपने कॉल करना है वहां उस लाइन पे जाएं, कॉल कर दें, कॉल कर दें। अब 3 मैंने कितनी दफा कॉल किया फंक्शन? 3 दफा कॉल किया है। आउटपुट देखें, जितनी दफा कॉल करेंगे फंक्शन उतनी जगह आपका वो लाइन ऑफ कोड चलेगा।
हो गया कोड रीयूज। अब इसको मैं जहां पे कॉल करना चाहूँ उस फाइल में कर सकता हूँ, कहीं पे भी। देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन लूप का काम डिफरेंट है। लूप करता है आइट्रेशन, ये है रीयूजेबिलिटी, काम अलग है दोनों का। आप कंपेयर करना चाहें समझने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअल में। ये कोड का जो हमारा आउटपुट है ये इंडेक्स जेएस की लाइन नंबर 21 से आ रहा है, हम्म तीनों का। हम्म जबकि हमने डिफरेंट लाइन में कॉल आपने कॉल डिफरेंट लाइन पे किया है। देखिए अब सुने जरा इसकी एग्जीक्यूशन होती कैसे है। आपका कोड चलता हुआ है यहाँ पे, जावास की जो लाइन नंबर 17 पे आएगा ना, वो इसके अंदर एंटर नहीं होगा। जावास की आपको पता है ना क्या लाइन बाय लाइन कोड चलाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जावास की जब यहाँ पे आएगा ना, वो इस फंक्शन के अंदर एंटर होगा ही नहीं। वो इसको यहाँ से ओवरलैप करके आगे निकल जाएगा। जी, इसको पढ़ेगा ही नहीं। जावास्क्रिप्ट उस वक्त तक फंक्शन के अंदर नहीं जाता जब तक उसको उस फंक्शन की कॉलिंग पॉइंट नहीं मिलता कि भाई जब फंक्शन कॉल हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, जब वो उसके अंदर जाता है। अब देखें इसकी पहचान क्या है, वीएस कोड में जब फंक्शन कॉल करें ना, कंट्रोल क्लिक करें और एंड क्लिक करें जरा इस पे। कहाँ जा रहा है? मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल और क्लिक। ये यहाँ आपको इंडिकेशन देगा कि भाई ये कहाँ से आ रहा है, आउटपुट यहाँ से आ रहा है। तो इट मीन्स कि आप बार बार आपकी यही लाइन में 21 ही तो चल रही है, एक तरह देखें तो वो चला रहा है, लेकिन हम कोड कंट्रोल सी कंट्रोल भी नहीं कर रहे। बस सिंपल ये समझ लें भाई, जहां भी फंक्शन कॉल करें, जो फंक्शन की बॉडी है ना उसी में चलना है हर दफा। बस इतनी सी बात है। जो फंक्शन के अंदर कोड लिखा हुआ है वही चलेगा बार बार जहां पे आप कॉल करेंगे। और फर्क ये कि ये आप खुद नहीं चला रहे उस कोड को, जावा सिर्फ चला रहा है उस कोड को, आप नहीं चला रहे। ये रहा ना, ये बता रहे हैं कि 21 लाइन नंबर से आउटपुट आ रहा है आपका। क्लियर है? डिक्लेरेशन का मतलब फंक्शन का कीवर्ड लिखा, फंक्शन का नाम लिखा और ये दो ब्रैकेट लगा के कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, ये होगा डिक्लेरेशन। इसे डिक्लेयर कहते हैं। अब उस फंक्शन में बॉडी क्या है, वो इसके अंदर जो सामान है वो इसका बॉडी है। कॉल कैसे करना है भाई, इसका नाम लिख के दो ब्रैकेट लगा दिए, कॉलिंग है। सब लिखा हुआ है, बस आपने पढ़ना है घर आके इसको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वीक हो गए तो समझेंगे सब गए, रिएक्ट कर ही नहीं सकते आप कुछ। ऐसी है ना भाई। हाँ जरूरी है ना, सब जरूरी है भाई, जाहिर सी बात है। जावास्क्रिप्ट जरूरी है पूरी। हम्म क्योंकि मैं कंसोल करवा रहा हूँ इसलिए मिल रहा है। देखें वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। आप ये मत समझे कि इस लाइन पे कंसोल हो रहा है। ये मैंने कहाँ लिखा है कंसोल डॉट लॉग, इस लाइन पे मैंने लिखा हुआ है कि भाई इस लाइन पे आके मुझे फंक्शन कॉल करवाना है। अब जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो वो जाएगा फंक्शन के पास ही, जहाँ डिफाइन होगा ना वो जाएगा उधर ही। बस क्या कोड रीयूज कर दिया मैंने। मुझे ये 3 दफा आउटपुट लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, मैं इस कोड को उठाता, ये 3 जगह पे कंट्रोल सी कंट्रोल भी करता, जबकि मैंने क्या करा, एक जगह कोड लिख दिया, उसी को यूटिलाइज कर लिया बार बार। ये तरीका है फंक्शंस का। सर, ये फंक्शन का जो कीवर्ड है ये एक तरीके से पार्ट ऑफ डिक्लेरेशन नहीं है, डिक्लेरेशन इसका तो है, आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन। आइडेंटिफायर अभी आगे आएगा, आइडेंटिफायर नहीं है, वो भी आगे आएगा। सिंपल फंक्शन क्लियर हो गया भाई, कैसे काम करता है। आइडेंटिफायर का इसका नाम हुआ ना। ये फंक्शन, इसको फंक्शन नेम बोलेंगे, आइडेंटिफायर नहीं है ये फंक्शन का नाम है। वेरिएबल आइडेंटिफायर जब आप बनाते थे तो आप इक्वल टू लगाते थे, आपको इक्वल टू दिख रहा है। आप जब वेरिएबल बनाते थे तो आप इक्वल टू लगाते थे, लेट नम इज इक्वल्स टू, तो उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। जब इक्वल टू आ जाए आपके बीच में, यहाँ इक्वल टू कहाँ है, आपको दिख रहा है इक्वल टू कहीं? देखिए आइडेंटिफायर का मतलब कहते हैं जैसे कोई वेरिएबल बनाते हो आप, लेट नम इज इक्वल्स टू दिस, तो बीच में तो इक्वल टू है ना। ये बताता है कि इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जो बताता है कि इसके लेफ्ट जो है वो आइडेंटिफायर एक, तो वो आइडेंटिफायर वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ साइन कर रहा होता है। तो भाई तुम क्या सुन रहे हो, आइडेंटिफायर उसको नहीं बोलेंगे, वो तो असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसके जो लेफ्ट पे जहाँ असाइन हो रहा होता है उसको आइडेंटिफायर बोलेंगे। लेफ्ट पे, तो लेफ्ट पे उसका नाम होता है ना। किसका नाम होता है? वेरिएबल वेरिएबल का नाम होता है ना, हाँ हाँ, तो उसको आइडेंटिफायर बोलेंगे। फंक्शन का नाम हो गया ना, तो यहाँ इक्वल टू कहाँ है मेरे भाई, इक्वल टू दिख रहा है यहाँ कहीं? इक्वल टू की वजह से वो आइडेंटिफायर होता जी, है। ठीक। सही है।
नहीं वो तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता माफ कर दे भाई मुझे। भाई तुम घर से पढ़ के आया करो, तुम्हें इसलिए मसला ये है कि तुम रिवाइज नहीं कर पा रहे हो है वो चीज़ें। नीचे देखे ना ये आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर एक जर्नल नाम है, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। क्यों छेड़ा भाई सवाल वो पूछा करो क्लास में जो मैंने पढ़ा है, तो मैं सवाल पूछा करो, तुम पर्सनल पूछ लिया करो मुझसे आके, सही है? पर्सनल पूछ लिया करो कि सर ये बता दे मुझे, सही है? भाई टॉपिक से हट जाते हैं, मसला ये होता है। आइडेंटिफायर छोड़ दें आप, उसको समझे कुछ है ही नहीं, हटा दें उसको, आइडेंटिफायर को हटा दे दिमाग से, कुछ भी नहीं है वो वेरिएबल है, इसको ही समझे, वेरिएबल है। जब भी जावास्क्रिप्ट में बैठे हो आज, सही है भाई, क्लियर है? सिंपल फंक्शन बनाना आ गया आपको? ठीक है, सिंपल फंक्शन में कोई सवाल किसी का? क्लियर है? अब सिंपल फंक्शन तो ये हो गया, अब समझते हैं कि भाई आपके पास फंक्शन एक्सप्रेशन कैसे होती है। फंक्शन एक्सप्रेशन से पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ एरो फंक्शन, ठीक है? जैसे कि फंक्शन एक्सप्रेशन सिंपल क्या है, कुछ भी नहीं है। फंक्शन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि आपको जो, जैसे मैंने फंक्शन बनाया ये वाला फंक्शन, आप इस फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएं। मेरे पास एक वेरिएबल है, मेरे पास वेरिएबल है, इसका नाम है नेम, जरा सुनिएगा गौर से। उस नेम के अंदर स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, हेलो वर्ल्ड पड़ा हुआ है। मेरे पास एक वेरिएबल है नेम, उसके अंदर एक स्ट्रिंग पड़ा हुआ है हेलो वर्ल्ड। मैं आपसे बोलूँ कि इस नेम की टाइप क्या है, नेम वेरिएबल की टाइप क्या है, आप क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग है, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग पड़ा हुआ है। ऐसी ही भाई, मैं आपसे बोलूँ भाई एक नेम है वेरिएबल, है क्या है, वेरिएबल है, लेकिन उसके अंदर एक एरे पड़ा हुआ है, तो अब नेम में, नेम क्या हो गया, एरे हो गया। मतलब टाइप को छोड़े, अगर मैं वैसे ही पूछूं आपसे नेम क्या है, अभी क्या एरे, नेम एरे, वो स्ट्रिंग था, ये एरे हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी एक वेरिएबल है सिंपल, उसके अंदर मैंने पूरा फंक्शन डाल दिया उठा के, तो वो जो वेरिएबल होगा वो क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। इसका मतलब मैं, अगर वो फंक्शन है तो मैं उसको कॉल भी कर सकता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं इसी को उठाता हूँ, जरा समझिएगा बात को। मैंने इसी को उठाया यहाँ पे, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, इसको मैं जरा कर रहा हूँ यहाँ से कमेंट, और इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर असाइन करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा लेट नम फंक, कर देते हैं इसको नम फंक्शन, सही है? मैंने एक फंक्शन को एक वेरिएबल में असाइन करवा दिया। अगर मैं आपसे बोलूँ इस वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे? भाई मैं आपको दिखा देता हूँ क्या पड़ा हुआ है इसके अंदर। मैं जरा आया, मैंने कहा इसको कंसोल कर दो, क्या है, कॉल नहीं किया इसको मैंने, कॉल किया इसको मैंने, क्या पहचान है कॉल करने की? दो ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, ये पहचान है इसको कॉल करने की। ये कॉल नहीं हुआ है अभी, मैं सिर्फ कंसोल कर रहा हूँ कि नम फंक के अंदर पड़ा हुआ क्या है, चेक करते हैं क्या आ रहा है इसके अंदर। मेरा पूरा फंक्शन आ गया। इट मीन्स अगर नम फंक जो एक मैंने बनाया वेरिएबल, इसके अंदर अगर मेरा फंक्शन है, हालांकि है वेरिएबल, लेकिन इसके अंदर फंक्शन डाल चुका हूँ मैं, तो मैं इसको कॉल भी कर सकता हूँ। इसका मतलब अब ये देखें, ये थोड़ा सा घुमाता है यहाँ पे, फंक्शन का नाम क्या है, सम नम, लेकिन मैं कॉल किसको कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही कॉल हो गया सिंपल। अब उस नाम से नहीं होगा, अब उस नाम से नहीं हो, क्योंकि वो नाम कुछ है बचा ही नहीं है, वो कहाँ स्टोर हो गया है, यहाँ हो गया। करके देख लें आप, लेकिन आई थिंक नहीं होगा, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। देखें आ गया यार, कह रहा है भाई समनम, उसको पता ही नहीं क्या है, क्योंकि समनम अब कुछ भी नहीं है, समनम कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है। क्लियर है? ये जो मैंने काम किया है ना यहाँ पे, भाई छोड़ दो, तुम नहीं बोलो, फिर कोई सवाल पूछ लेगा, वो फिर क्लास पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। फंक्शन एक्सप्रेशन, क्लियर है? देखें अब यूज करने के अपने अपने रीजन है, नहीं सही सवाल है ये तो, यूज करने के अपने अपने वो, जैसे मैं आपसे बोलूं भाई लेट कौन पढ़ा है मैंने, अब ये कोई मैं आपसे सवाल करने का कि भाई लेट कहाँ होता है, कौन कहाँ होता है, आपको पता है, आपकी मर्जी है भाई, जहाँ आप जितना लेट यूज करें, जहाँ आपको दिल से आप कौन यूज करें, ऐसे इसका भी है, आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लग रहा है आप उससे फंक्शन बनाए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि भाई लेटेस्ट क्या है, क्या यूज करेंगे, हम हमेशा एरो यूज करेंगे।
ये तरीका ना हम बहुत कम यूज़ करेंगे, बहुत कम, बहुत ही कोई रेयर केस होगा हम इसको यूज़ करेंगे। नॉर्मली हम जो हमारा काम होगा एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, और रिएक्ट के अंदर तो हम यूज़ ही एरो करते हैं, और कभी कभार दिल चाह तो इसको यूज़ कर लेंगे, लेकिन इट्स अप टू यू, आपकी अपनी प्रेफरेंस है, आप जो यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, जो दिल चाहे वो यूज़ करें आप। सही है भाई, ये है एक्सप्रेशन। अब एरो क्या होता है, देखिए अब फंक्शन एक्सप्रेशन इस पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं है। फंक्शन एक्सप्रेशन किसका नाम है? फंक्शन एक्सप्रेशन नाम है किसी फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर करवा दो, बस ये है फंक्शन एक्सप्रेशन का नाम। अब वो फंक्शन चाहे सिंपल फंक्शन हो, वो फंक्शन चाहे एरो फंक्शन हो, वो फंक्शन चाहे एरो फंक्शन हो। अब एरो क्या होता है भाई, एरो बताता हूं मैं आपको। एक्सप्रेशन हो के मसला किसी को, कोई सवाल? ऑल गुड। अब भाई एरो फंक्शन जो कि, अच्छा ये तरीका भी ES6 में आया था कि आपके जो फंक्शन को वेरिएबल में डालो, उसको वेरिएबल को फिर कॉल कर लो, ये ES5 में नहीं था, ES6 में आया। एरो फंक्शन भाई जो कि लेटेस्ट फंक्शन है, और यही हम रिएक्ट में भी यूज़ करेंगे, आपको देखने को मिलेंगे, और यही अब स्टैंडर्ड है यूज़ करने का, इसी को लोग यूज़ करते हैं। पार्ट ऑफ डिक्लेरेशन ये वो ये सब चीज़ें वही हैं। फंक्शन को जो ऊपर था ना सिंपल फंक्शन में, सारी चीज़ें वही हैं, डिक्लेरेशन भी वही है, बॉडी भी वही है, कॉलिंग भी वही है, सब वही है। भाई यहाँ डिफरेंस क्या है कि फंक्शन को उठाया, एक वेरिएबल में डाल दिया, बस ये है एक्सप्रेशन, इसको कहते हैं, ऐसी है। ठीक है भाई, भाई कोई सवाल तो मुझसे पूछ लो, उसको भी कुछ नहीं पता तो मुझसे पूछ लो, कुछ नहीं पता उसको। हाँ हाँ, तो जहाँ दिल करे यूज़ करो, वही तो कहा है मैंने भी, जहाँ दिल से आपका यूज़ कर लो। अब एरो फंक्शन क्या होता है? एरो फंक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट फंक्शन एक्सप्रेशन मिला हुआ होता है। एरो फंक्शन के अंदर हमें बाय डिफॉल्ट फंक्शन एक्सप्रेशन आता है। फॉर एग्जांपल मैं देखे इसको मॉडिफाई करता हूँ एरो के अंदर, ये फंक्शन है यहाँ पे मेरा, मैं कॉपी करता हूँ इसको, मैं कॉल किया इसको, तो ये हटा दिया यहाँ से। ये कौन सा फंक्शन है? सिंपल फंक्शन है ये। एरो फंक्शन में क्या होता है भाई, सिंटैक्स का देख रहे हैं, सिंटैक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड हटेगा यहाँ से। आप कोई बनाओगे वेरिएबल, चाहे लेट से बनाओ चाहे कौन से बनाओ, आपकी मर्जी है। मैंने बनाया भाई लेट से, और जो, अच्छा वहां पे क्या था, जो फंक्शन का नाम एक अलग चीज थी और वेरिएबल एक अलग चीज थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ जो फंक्शन का नाम होगा ना उसी को आप बनाओगे वेरिएबल। यहाँ जो फंक्शन का नाम रखना चाह रहे हो ना आप उसी नेम से बनाओगे वेरिएबल, और उसके अंदर कराओगे ऐसे इक्वल टू, ये ब्रैकेट्स आ गए, यहाँ पे लगा दोगे इस तरीके से एक एरो, ये बन गया आपका एरो फंक्शन। एरो कैसे लगेगा भाई, बहुत से सवाल किया आपने। इक्वल टू दबाओगे यहाँ पे, और जो आपका ये लेस देन का साइन होता है, सॉरी क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन कहते हैं इसको, ग्रेटर देन का साइन होता है, ये आ जाएगा। जी मेरे पास ऐसे आ रहा है, आपके पास क्या पता कुछ दूसरे तरीके से है। सिंपल इक्वल टू दबाएं और ग्रेटर देन दबा दें, बस ये एरो ऐसे बन के आ जाएगा। क्लियर है? बस ये बन गया एरो फंक्शन, और कोई डिफरेंस नहीं है। कॉल ये भी वैसे ही होता है, आप सम नम पे आएंगे, इसको कॉल कर देंगे यहाँ से। आइडेंटिफायर छोड़ दो, कुछ भी नहीं आइडेंटिफायर, उसको हटा दो, भूल जाओ उसको। ये बड़ा अच्छा सवाल किया भाई, इसमें डिक्लेरेशन क्या है? सुने, इसके अंदर ये देख रहे हैं, ये एक एम्प्टी फंक्शन डाला है मैंने, कहा आप गौर करें, ये एक एम्प्टी फंक्शन डाला हुआ है। तो एरो फंक्शन के अंदर ना ये एक कहलाता है एक एम्प्टी एनोनिमस फंक्शन हमने पास किया हुआ है, तो इसकी यही डिक्लेरेशन है। देखें अगर आप उससे कंपेयर करें अपने पुराने वाले फंक्शन से, कि आप फंक्शन के जो दो ब्रैकेट होते उससे पहले फंक्शन का नाम लिखते थे, यहाँ पे आपने कुछ नाम नहीं लिखा हुआ, तो इस सेंस में मैं इसको कह रहा हूँ कि एनोनिमस फंक्शन, इस सेंस में मैं कह रहा हूँ, ऐसा है नहीं, अपने आप समझने के लिए कह सकते हैं इसको, ऐसा है नहीं, आप अपने समझने के लिए इसको कह सकते हैं कि यार पीछे कुछ लिखा हो तो मैंने इसके अंदर एक एनोनिमस फंक्शन पास कर दिया यहाँ पे, तो इसकी ये डिक्लेरेशन है। भाई डिक्लेरेशन ये डिक्लेरेशन है, और इसकी ये डिक्लेरेशन, ये ब्रैकेट डिक्लेरेशन, और कॉलिंग तो आपको पता है सेम ही होता है सबका, और ये इसकी बॉडी हो गई। इसलिए लाएं कि एरो फंक्शन, भाई एरो फंक्शन फास्ट होता है, फास्ट होते हैं, यही वजह है कि रिएक्ट के अंदर इसको प्रेफर किया गया है कि एरो फंक्शन यूज होते हैं वहाँ पे। अब ये फास्ट किस सेंस में होते हैं, अभी थोड़ी एडवांस चीज़ें
आपका जब कोड चलता है ना, तो ऐसे मैंने कोड चला जो मेरा कंसोल दिख रहा है आपको, ये तो ऐसे बस हमने किया कंसोल आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे पूरा टाइम नोट हो रहा होता है, कितने मिली सेकेंड लगे कोड को चलने में। इससे क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कोड की, कि यार अगर मैं सिंपल फंक्शन पे कोड चला रहा हूँ, वो चल रहा है, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, एक वो चल रहा है 1 सेकंड में, जो अगर एरो से बना रहा हूँ मेरा कोड चल रहा है आधे सेकंड में, तो कौन सा अच्छा हुआ फिर? एरो अच्छा हुआ, ऑब्वियस सी बात है। तो जितना फास्ट होगा उतनी आपकी ऐप अच्छी होगी, उतनी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन होगी, तो ये एरो फंक्शन फास्ट होता है। एक्सप्रेशन ये समझ लें कि एक तरीका है कि फंक्शन को वेरिएबल में डाल देते हैं। ये बहुत कम देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, ये बहुत कम यूज करोगे आप। होता है तीनों के अंदर होता है फर्क, तीनों के अंदर फर्क होता है। ये नॉर्मल फंक्शन के अंदर भी कोई इसकी अपनी एक एग्जीक्यूशन टाइम होता है, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक टॉपिक होता है, ये डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर पढ़ाते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब मैं इतने डेप्थ में जाना नहीं चाह रहा, डीएसएम में होता है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, होता है कि आपका कोई कोड कितना टाइम ले रहा है चलने में। तो इस हिसाब से ये तीनों फंक्शन जो है ना डिफर करते हैं, तो सबसे अच्छे एरो फंक्शन समझा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल? उनको उठा दो, उनकी नींद अगर पूरी हो गई हो। लिख रहे हो? लिख नहीं रहा बेटा वो, लिख रहे हो? मैंने आखिरी क्या बात रिपीट करी है, जरा बताना क्या बताया था आखिरी, मैंने आखिरी जुमला क्या था मेरा? उसी टाइम सोए थे। यहाँ तक कोई सवाल है भाई, पूछ लो मुझसे। सब क्लियर है? लिखना भी, लिखना घर पे आके लिखना है आपने, लिखने का टाइम नहीं है। लिखना आप घर पे आके, आपको ये मिल जाएगा पूरा कोड, आप आराम से छाप लेना। ये वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे इसको नाम भी बोलेंगे इसका। नाम है फंक्शन का नाम, कुछ भी रख दो आप। जैसे वेरिएबल का नाम होता है, कोई रूल है उसके क्या आपने यही रखना है? हाँ कोई मसला नहीं है, हाँ कर दो, लेकिन सेम फंक्शन थोड़ी रिपीट करोगे, अलग बनाओगे ना, बस वही है। अच्छा, जैसे कि रूल होते हैं वेरिएबल के, अगर आपने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, एक जैसे आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसको आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। लेटर कॉन्स्ट के अंदर होता है ना भाई, ये रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, रीइनिशियलाइज कर सकते हो, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ऐसे यहाँ भी होता है, और आपने सेम नेम से बना दिया एक फंक्शन, उसको दोबारा से बना रहे हो, एरर दे देगा आपको ये लेटर कॉन्स्ट के केस में। और वेर तो अब यूज करना ही नहीं है, आपने भूल जाए वेर को, वेर कुछ था भूल जाए उसको, लेटर कॉन्स्ट है बस अब। तो इसलिए यहाँ भी रीडिक्लेरेशन अलाउ नहीं है। क्लियर है? redeclaration of function in using let and const is not allowed। सही है? यहाँ तक कोई सवाल है भाई, पूछे मुझसे कोई क्वेश्चन? सब समझ में आ गया? ऑल क्लियर है? ऑल गुड है? अब ठीक है भाई, फंक्शन पढ़ लिए, समझ में भी आ गया, तीनों टाइप पढ़ लिए, समझ में आ गया कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, सब क्लियर हो गया। रुक जाओ, भी आगे है। देखिए अब जो मैं चीजें बताऊंगा ना आपको, वो जर्नल चीज है, मतलब वो जर्नल चीज है, वो एक फंक्शन के लिए है। अब फंक्शन चाहे वो सिंपल हो, जैसे कि आपको मैंने बताया था 3 स्टेप, तीनों स्टेप तीनों फंक्शन में सेम है ना भाई, वहां भी डिक्लेयर होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, बॉडी वहां भी बनती है, यहाँ भी बनती है, यहाँ भी बनती है, कॉल वहां भी होता है, तीन यहाँ दोनों में भी कॉल होता है। ऐसे ही अब जो मैं चीजें आपको बताने जा रहा हूँ, वो है जर्नल चीज है, वो चाहे कोई भी फंक्शन हो, वो तीनों सारी चीजें वहां पे अप्लाई होंगी, जर्नल कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास 2 और चीजें आती हैं भाई, जिनका नाम होता है पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स। भाई ये 2 कौन से बलाएं हैं? अभी तक क्या हो रहा है, मैं दोबारा इसी कोड पे आता हूं। अच्छा, अभी मैं अब एरो यूज कर रहा हूं बार बार, ठीक है? अब एरो यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखिए मैंने दोबारा डिक्लेयर किया इसको, मुझे इसने एरर दे दिया यहाँ पे, सेम नेम से बनाया ना फंक्शन, दोबारा मैंने डिक्लेयर किया है, मुझे एरर दे दिया यहाँ पे, तो इसलिए सेम नेम से अलाउ नहीं होता यहाँ पे। अब ये लेट सम नम जितनी दफा कॉल हो रहा है, मैं जरा सबको हटा देता हूँ यहाँ पे, सबको हटा दिया। अब जरा समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, लिखना भाई छोड़ दो अभी, बाद में लिख लेना घर आके सुकून से छाप लेना, अभी ये सब आपको मिल जाएगा गिटहब पे।
कॉल किया 10 आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने अभी यहाँ डिफाइन कर दिया num1 num2, ये तो मैंने यहाँ फंक्शन की बॉडी के अंदर डिफाइन कर दिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास स्टैटिक है तो और इसको क्या बोलूँगा स्टैटिक है ये, क्योंकि मैंने अंदर डिफाइन किया स्टैटिक है ये। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई ये जो चीज़ है ना समझो स्टैटिक नहीं है, ये यूज़र के पास से आ रही है। ये जो चीज़ें हैं भाई मैंने एक फंक्शन बनाया अपना सम नम के नाम से यहाँ पे, सही है। तो इसकी एक सबसे अच्छी मिसाल यूँ समझ लें आपने अभी तक एरे पढ़ लिया, आपने इसके अंदर कितने सारे फंक्शन पढ़े, पुश पढ़ा, पॉप पढ़ा, ये सारे क्या हैं, फंक्शन है। फंक्शन मेथड दोनों एक ही चीज़ है अभी हमारे लिए। तो कैसे फंक्शन है, क्या पहचाने कि फंक्शन है, राउंड ब्रैकेट आ रहे हैं भाई इसलिए पता लग रहा है फंक्शन है। पुश के अंदर आप क्या करते हो, कुछ भिजवाते हो, एक कोई एरे, जैसे मुझे एरे में कोई वैल्यू पुश करना है तो मैं वैल्यू भिजवाता हूँ वहाँ पे। तो ये देखता है कि डायनेमिक है ना, ये आप यूजर डिसाइड कर रहे हैं क्या भिजवाना है। तो यहाँ पे यूजर डिसाइड कर रहा है, या तो आप डिसाइड कर रहे हो कि 3 5 और 5 को ही प्लस करेगा, हार्ड कोड कर दिया स्टैटिक है। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ num1 num2 समझे कि ये यूजर के पास से आ रहे हैं, तो फिर किस तरीके से काम होगा ये। तो अब दो चीजें आती हैं, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। पैरामीटर हम हमेशा डिफाइन करते हैं जब फंक्शन डिक्लेयर हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं भाई जो दो नंबर है ना, इनको मैं कह रहा हूं ए और बी। ये ए और बी कोई वेरिएबल है जिसमें डेटा आएगा यूजर के पास से। अब डेटा कैसे आएगा भाई, डेटा हमेशा जो भिजवाना है, मेरा जुमला गौर से सुनिएगा, डेटा हम फंक्शन में जब भी भिजवाएंगे वो भिजवाते हैं हमेशा फंक्शन कॉलिंग टाइम से, जहां फंक्शन कॉल कर रहे होता है। डेटा कहां से भिजवाते हैं, हमेशा कॉल से भिजवाते हैं। फंक्शन जहां क्रिएट होता है वहां से नहीं भिजवाते, कहां से भिजवाते हैं, जहां कॉल होता है। फंक्शन कॉल कहां हो रहा है, यहाँ कॉल हो रहा है, ये कॉल हो रहा है। तो मुझे दो नंबर भिजवाने हैं यहाँ से जो सम होने के लिए, तो मैंने भिजवाया यहाँ पे 5 और कॉमा 10, कुछ भी भिजवा दो आप, दोबारा बता दूँ कोई मसला नहीं है। शुगर तुमने उसी वक्त रोक दिया। देखिए फंक्शन को मुझे करना है डायनेमिक, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि यार यूजर डिसाइड करे किसको सम करवाना है, यूजर जो चाहे वो नंबर भेजा और उसका सम होके आ जाए। अब यूजर जहां से यूजर ऑब्वियसली यूजर अगर चाह रहा है तो यूजर को डेटा भेजेगा जहां सम करवाना है। यूजर अगर चाह रहा है कि नंबर सम हो तो वो नंबर भेजेगा, ऑब्वियस सी बात है फंक्शन में। तो जो डेटा आप भिजवाते हैं फंक्शन के अंदर वो कहां से भिजवाते हैं, वो भिजवाते हैं जहां फंक्शन कॉल हो रहा होता है। ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ये फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है। डिक्लेयर के टाइम पे डेटा नहीं भिजवाते, कहां भिजवाते हैं, कॉल के टाइम पे। यहां तक बात समझ में आ रही है, कोई मुश्किल बात तो नहीं बोल दी मैंने। फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे, मुझे 5 और 10 को प्लस करवाना है, मैंने 5 और 10 को इस तरह भिजवा दिया। अब ये आप कुछ भी भिजवा सकते हैं, आप आपकी मर्जी है। अभी मैंने अभी भिजवाने की बात करी है, प्लस छोड़ दो। अभी मैंने भिजवाने तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर है। अभी पैरामीटर्स की मैंने बात ही नहीं करी है, मैं बात कर रहा हूँ कि डेटा भिजवाना है बस। अभी भिजवाने तक कोई सवाल है तो मुझसे पूछो। क्लियर है, हाँ यूजर भिजवाएगा ना ये 5 और 10, जैसे मैं यूजर हूँ, मैं भिजवा रहा हूँ 5 और 10 यहाँ से। अब आपने भिजवा दिया, अब जब ये डेटा भिजवाया है फंक्शन के अंदर तो ये ऑब्वियसली बात रिसीव भी होगा फिर कहीं ना कहीं फंक्शन में। अब जब भी आप डेटा भिजवाते हो यहाँ पे कॉलिंग टाइम पे, इन्हें हम कहते हैं ये क्या है, आर्ग्यूमेंट्स। और ये डेटा रिसीव होता है पैरामीटर्स के अंदर। पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो आप यहाँ डिक्लेयर कर रहे होते हो, डिक्लेरेशन टाइम पे जो होते हैं उसे कहते हैं पैरामीटर्स। अब जहाँ जरा गौर से देख लें पहले, ये 5 अगर यहाँ भिजवाया मैंने अब आपकी मर्जी है, आप किसी भी नेम से उठाओ, आप किसी भी नेम से उसको रिसीव कर सकते हो। जो भिजवाओगे वो डेटा भिजवाओगे एक्चुअल, उस डेटा को आप रिसीव किसी भी नेम से कर सकते हो। जैसे मैं रिसीव कर लेता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल num1 से रिसीव कर लेता हूँ मैं। अब नंबर मैंने यहाँ लिखा है, अब यहाँ भी गेम होता है इंडेक्स का, पोजीशन का। अगर मैंने यहाँ पहली पोजीशन पे 5 है तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा हर हाल में। यहाँ मुझे 10 नहीं मिल सकता क्योंकि 10 कहाँ है, सेकंड पोजीशन पे। अब दूसरा उठाना है यहाँ पे तो उसको मैं num2 नाम दे देता हूँ, नाम कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है। अब num1 num2 प्लस हो रहे हैं यहाँ पे, अब इसकी नीड ही नहीं है, हटा दो इसको, ऊपर ए भी लिख देना, ए भी आ जाता। आप कोड को ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, कोड को इसको ए कर दें और इसको बी कर दें। अब ये ए को यहाँ साइन किया num1 में, बी को यहाँ साइन किया, num1 num2 प्लस कर दिया, हो गया डायनेमिक। आपकी मर्जी है, आप इसको वेरिएबल ना लगाएं चाहे ना लगाएं, आपकी मर्जी है।
ये हटा दें, चलो इसको हटा देते हैं। तो कमेंट्स कर देना। अच्छा वो पूरा ही हट जाएगा, कब लग रहा है भाई, इसको हटा देता हूँ मैं, कमेंट करता हूँ चलो इसको, ताकि हटा नहीं था, ताकि पता हो आपको क्या चल रहा है। इसको मैंने कर दिया num1 और इसे मैंने कर दिया num2। क्लियर है? मैं ज़रा 2 मिनट कंसोल बंद करता हूँ इसका, हम पहले चेक करते हैं कि num1 num2 में आ क्या रहा है। डेटा वेरिफिकेशन करते हैं ना यार, कि जो भिजवाया है वो आ भी रहा है नहीं आ रहा। मैंने लिखा है यहाँ पे num1 और यहाँ लिखा num2, मैंने चेक करते हैं। सम नम को मैंने कॉल कर दिया, आ रहा है 510। ज़रा इसकी मैं पोजीशन बदल दूं, अगर यहाँ num2 कर दूं, अच्छा देखें अब मैंने एक हटा दिया यहाँ से num1। वो खाली जीरो टेक्स्ट अब देखें num1 में आएगा क्या, 5 आएगा 10 आएगा, लेकिन यहाँ तो num2 भी लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ आएगा? अनडिफाइंड नहीं आएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा। कह रहा है भाई num2 इज नॉट डिफाइंड, कि इसको पता ही नहीं है कि num2 में आ क्या रहा है। आपने यहाँ भिजवा तो दिया, सही है भिजवा दिया, लेकिन आपने रिसीव किया इसको? रिसीव करना जरूरी है, चीज को रिसीव करना जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल इसका उल्टा करते हैं, मैं रिसीव तो कर रहा हूँ यहाँ पे 2 चीजें, लेकिन भिजवा यहाँ से एक रहा हूँ, तो भाई अब क्या होगा? अब एरर नहीं आएगा कोई, अनडिफाइन आ जाएगा। क्यों? आपने रिसीव कर रहे हैं आप एक चीज को, लेकिन वो मिल नहीं रही है आपको, तो कोई मसला थोड़ी है ये। भाई आप रिसीव कर रहे हैं लेकिन वहां कुछ आया ही नहीं, तो कोई इशू नहीं है, डजंट इशू, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। लेकिन आ 2 चीजें नहीं, डेटा की यूजर के पास से 2 चीजें आ रही हैं, आप रिसीव कर रहे हो एक को, तो ये तो मसला है ना भाई। यूजर भिजवा रहा है 2 चीजें, आप रिसीव कर रहे हो एक को, तो ये इशू है। तो बताने का मकसद क्या है, जितने आर्ग्यूमेंट्स होंगे उतने ही क्या होने चाहिए, पैरामीटर्स होने चाहिए, बस ये बात बतानी थी आपको मुझे। अब ये हो गया कोड डायनामिक आपका। टेक्नोलॉजी का फर्क है, ये पैरामीटर में डेटा रिसीव होता है, भिजवाते नहीं डेटा यहाँ से। इसको याद रख लें, डेटा हमेशा भिजवाते हैं फंक्शन कॉलिंग टाइम पे, जब फंक्शन कॉल हो रहा होता है, और जो उसको भिजवाते हैं उसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। और डेटा रिसीव होता है जब फंक्शन डिक्लेयर करते हो, उसको कहते हैं पैरामीटर, पैरामीटर में रिसीव होता है जी। दो ही चीजें भेजी, मतलब आपने तो ऊपर कॉल ही रिसीव भी 2 चीजें करी ना, रिसीव भी आपने 2 चीजें करी, भेजी भी आपने 2 चीजें। अगर वो कहने में यूजर हमें 3 चीजें भेज दे, तो आप 3 रखोगे यहाँ पे, 3 लगेंगे ना, हमें कितने इसमें आएगा, आर्गुमेंट्स में आएगा। देखें ये मैंने एक मिसाल दी कि यूजर ने भेजा डेटा, मैं यहाँ पे एज अ यूजर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये तो आप फंक्शन फिर उस तरीके से रख के बनाओगे ना कि आपको ये बात पता होगी लाजमी, क्या यूजर 2 भेज रहा है 3 भेज रहा है, आपको पता होगी बात, ये आपको पहले से पता होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूँ यार एक वो है क्या नाम है, स्प्लिट का फंक्शन है, सुन लें जरा फंक्शन क्या है, आपके सवाल पे मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। एक फंक्शन आपने पढ़ा है स्प्लिट का, कहाँ पढ़ा है, एरे में पढ़ा है, स्ट्रिंग में पढ़ा है? माशाल्लाह ये तो हाल है, स्ट्रिंग में पढ़ा है स्प्लिट मैंने। वो करता क्या है कि वो स्ट्रिंग को ब्रेक करके एरे बना देता है। स्प्लिट में आप क्या पास करते हैं, आप एक चीज पास करते हैं जहां से आप उसको ब्रेक करना चाह रहे होते हैं एरे को, जहां से उसको तोड़ना चाह रहे हैं। अब मैं आपसे बोलूँ वहाँ पे आप एक नहीं 10 चीजें पास करें, आप कभी पास करेंगे 10 चीजें? आपको पता है क्या है, एक ही चीज रिसीव करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आप जब फंक्शन बनाओगे ना, आपको यूजर के बाद पता होगी कि यार इसके अंदर एक ही चीज भेजनी है, 2 चीजें भेजनी है, आपको बात पता होगी। सही है, क्लियर है? तो ये था भाई पैरामीटर आर्गुमेंट। चेक करते हैं भाई फंक्शन, आई थिंक मेरे हिसाब से तो हो गया है, कुछ और रह गया हो तो उसको हम देख लेते हैं। रिटर्न मेन चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज आ रही है भाई यहाँ पे रिटर्न। इसको इसमें बता दूं या अलग से फंक्शन बना दूं इसके लिए? इसमें बता दो, सिंपल सी बात है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई ये, इसको हल्का नहीं लिएगा, सब इंपॉर्टेंट है सब। तो कुछ भी नहीं कर रहे अभी आप, बहुत इजी चल रहा है अभी तो, अभी जब रिएक्ट पे आना तो जरा। तो वो आपको एक दिन वाले सिखाते हैं फिर, हाँ आपको एक दिन वाले जावा सब सिखाएंगे, वो आपको उस तरीके से इंटरव्यू क्लियर करके दिखा दो मुझे। भाई एरर कहाँ आ रहा है मेरी फाइल में, अच्छा यहाँ पे आ रहा है, सही है, क्लियर हो गया। अब रिटर्न क्या है, जहाँ पे एरर आ रहा होगा आप वहाँ पे पहुँच जाओ, जैसे मैं पहुँच गया अभी, मुझे पता था, मुझे दिख गया यार मैंने एक एक्स्ट्रा लगाया हुआ था।
यहाँ पे आ जाता है, ये जो आ रहा है ये बार यहाँ ऐड हो जाती है जगह, तो वहाँ पे आ जाओगे आप। सही है। लॉग में लाइन भी तो मेंशन हो जाए। लॉग से पहले भी VS कोड इतना इतना एडवांस हो गया, आपको ये बताया था कि कहाँ पे जो है वो क्या है मसला। अच्छा जी, जल्दी से रिटर्न देखते हैं, उसके बाद हम फटाफट नमाज भी पढ़नी है, तो पढ़ा है सर मैंने। नमाज पढ़ लेते पहले, उसके बाद रिटर्न स्टार्ट करते हैं। आप लोग को ब्रेक भी मिल जाएगा थोड़ा सा।